बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइस कोचिंग एकेडमी की तरफ से मैं मुखातिब हूँ। चूँकि जो आज का हमारा काम है वो हमने जो पीएमडीसी का अभी जो ड्राफ्ट बना है उससे रिलेटेड कुछ बातें करना ज़रूरी है और ख़ासकर मैं फ़िज़िक्स के ऊपर डिस्कशन करूँगा। देखिए यहाँ पर जो आपको ये पेज नज़र आ रहा है, तो ये जो हमारे साथ था ये वो वाला सिलेबस था जो इस ड्राफ्ट के आने से पहले हमारे साथ मौजूद था। और ये जो सिलेबस है ये वो सिलेबस है जिसका वो ड्राफ्ट बनाया गया है और 10 अप्रैल या इसके ऑनवर्ड पर ये फाइनलाइज होगा। क्या चेंजेस आए हैं और हम हर एक चैप्टर में डिटेल डिस्कशन उस पर करेंगे। सबसे पहले नंबर पर अगर देखा जाए जो चैप्टर फोर्स इन मोशन है, देखिए जो इससे पहले वाला सिलेबस था तो उसमें सबसे पहले सब टॉपिक का पोर्शन होता, सब टॉपिक। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इस वाले सिलेबस में वो सब टॉपिक नहीं है। जो यहाँ पर हमारे साथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर जो भी वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी उठाए गए हैं, थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। और ये जो सब टॉपिक आपको दिखाई देते हैं ये यहाँ पर भी फिर से डिस्कस की गई है। तो अगर चैप्टर नंबर 3 में देखा जाए तो चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले ये हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक इंक्लूड किए हैं या कौन से एक्सक्लूड किए हैं, और फिर एट द एंड में हम खुद बताएंगे कि इनमें से क्या क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। जिस तरह आप देखिए यहाँ पर 1.1 से लेकर तो 1.1 से लेकर 1.13 तक ये वो हमारे साथ लर्निंग आउटकम है। और यहाँ पर अगर आप देख लें तो 1.1 से लेकर 1.17 तक ये लर्निंग आउटकम है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसमें वो 4 इस तरह के आउटकम है जो इस ड्राफ्ट में मौजूद नहीं है। वो आउटकम मैं आपको बताऊँ। देखिए यहाँ पर 1.12 आप देख लें। 1.12 Apply Newton law to explain the motion of object in variety of context। ये 1.12 यहाँ पर ये जो हमारे साथ अप्लाई न्यूटन लॉ का जिक्र है ये फिर यहाँ पर नहीं है। फिर यहाँ पर 1.13 आप देख लें। डिस्क्राइब द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर आपको ये भी नज़र नहीं आएगा 2। फिर 1.14 को आप देख लें। ये कोरिलेट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये वाला जो है ये भी यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। और सिमिलरली आप 1.9 को देखिए। एक्सेलरेशन इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड इज़ द सेम, यहाँ पर नहीं। बाकी यहाँ पर जितनी भी आउटकम है इन चारों के अलावा सारे के सारे यहाँ पर है। देखिए जिस तरह आप सबसे पहले नंबर पर देख लें डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर भी है डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट। दोनों में ये वाला टॉपिक मौजूद है। जो नहीं होगा तो हम आप फिर भी बताएंगे। डिस्क्राइब द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इंटरप्रेट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर भी वो है। फिर यहाँ पर देखिए डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ पर भी है डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर यहाँ पर है डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, यहाँ पर भी है। फिर एक्सप्लेन दैट द प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2 डायमेंशन मोशन इन वर्टिकल प्लेन, यहाँ पर भी है। फिर एक्सेलरेशन इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, यहाँ पर वो नहीं है। और फिर यहाँ पर लिखा गया है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द करेक्टरिस्टिक ऑफ द हॉरिजॉन्टल मोशन इन वर्टिकल मोशन। तो यहाँ पर जो वो वाली बात है वो इधर आपको दिखाई दे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द करेक्टरिस्टिक ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन इन वर्टिकल मोशन। फिर इवेल्युएट यूजिंग द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फॉर अ गिवन वेलोसिटी, तो यहाँ पर वो जो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड ये बातें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, सारी की सारी यहाँ पर मौजूद है। फिर यहाँ पर है सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम ऑफ द इलास्टिक, यहाँ पर है सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम ऑफ द इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन बिटवीन the two bodies in one dimension by using the law of conservation of linear momentum।
फिर यहाँ पर है डिस्क्राइब दैट मोमेंटम इज कंजर्वेशन, यानी मोमेंटम कंजर्वेटिव है फॉर इन आइसोलेटेड सिस्टम ऑल काइंड ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम में द टोटल लीनियर मोमेंटम इट इज कंजर्व, यहाँ पर भी है। और आइडेंटिफाई दैट फॉर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, यहाँ पर भी हमारे साथ मौजूद है। और अगर आप देख लें एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यहाँ पर भी एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पर है कम्युनिकेट द आइडिया प्रोजेक्टाइल इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी है कम्युनिकेट द आइडिया ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 3 में जो पुराना सिलेबस था जो अभी तक हम इस्तेमाल कर रहे थे इस ड्राफ्ट से पहले, तो उसमें ये 4 जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर एक बात नोट करिए, इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और अच्छी बात ये होगी कि अगर देखा जाए न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ का डायरेक्टली तो उन्होंने जिक्र नहीं किया है, लेकिन ज़ाहिरी बात है जब आप मोशन को एनालाइज करते हैं तो मोशन को एनालाइज करने के लिए हमें न्यूटन लॉज को समझना होगा और हमने वो न्यूटन लॉ के एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो सजेशन ये है कि देखिए जब आप एमडीकेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 3 जो है ये सारे का सारा देख लें, और जब आप चैप्टर नंबर 3 प्रिपेयर करते हैं तो हम क्या कर लें, बात सुनिए, चैप्टर नंबर 3 को पूरा आप करिए, इसका एक्सरसाइज में जो एमसीक्यू है, फिर इसके कुछ इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि उसको समझना है, फिर कुछ हमारे साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि उसे कुछ ना कुछ आइडियाज़ या उससे रिलेटेड जो सवाल आ सकते हैं, तो चैप्टर नंबर 3 को मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली कर लें। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पर। जब आप चैप्टर नंबर 4 पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर वो सब टॉपिक है, मैंने तो आपको बताया कि ड्राफ्ट में ये सब टॉपिक नहीं है। चैप्टर यहाँ पर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है तो ड्राफ्ट में वही लर्निंग ऑब्जेक्टिव उठाए गए हैं या उसमें से कुछ इंक्रीज़ किया गया या कुछ डिक्रीज़। जिस तरह हम देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2.1 से शुरू हो जाए 2.8 तक है, और इस ड्राफ्ट में भी 2.1 से शुरू हो जाए 2.8 तक है। तो इसका मतलब है कि इसके सारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं और यहाँ पर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसमें कोई चेंज नहीं है। देखिए पहला जो है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ द वर्क, यहाँ पर भी है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ द वर्क इन टर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर है डिफाइन एनर्जी, यहाँ पर भी डिफाइन एनर्जी। यहाँ पर है काइनेटिक एनर्जी, यानी पुराने वाले में आप देख ली डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर भी है एक्सप्लेन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर भी है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर यहाँ पर है डिस्क्राइब द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मेजर फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। यहाँ पर भी वो बात है डिस्क्राइब द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मेजर फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। फिर यहाँ पर एक्सप्रेस द पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट, यहाँ पर भी एक्सप्रेस द पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी। फिर यहाँ पर एक्सप्लेन दैट द वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन इज डिसिपेटेड इज हीट इन एनवायरनमेंट, यहाँ पर भी एज इट इज़ वही। फिर स्टेट द इम्प्लीकेशन ऑफ एनर्जी लॉसेज इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस, यहाँ पर भी है स्टेट द इम्प्लीकेशन ऑफ एनर्जी लॉसेज इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस। चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड आप ऐसा कर लें कि सजेशन में ये देता हूँ कि चैप्टर नंबर 4 भी आप पूरा कर लें, और ये बात नोट करिए कि चैप्टर नंबर 4 में आपको जब आप ये इम्प्लीकेशन ऑफ द एनर्जी लॉसेज इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस पढ़ते हैं तो किताब में आपको एफिशिएंसी वाला एक टेबल मिलेगा जिसमें आपको चंद डिवाइसेस या हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उसकी एफिशिएंसी की भी चंद वीडियो है। जिस तरह हमारे साथ फिलामेंट है या हमारे साथ जो फिलामेंट बल्ब की एफिशिएंसी है या हमारे साथ फ्लोरेसेंट ट्यूब की एफिशिएंसी है या उसमें हमारे साथ पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी है या उसमें डीजल इंजन की एफिशिएंसी है, तो आप उस टेबल को भी थोड़ा बहुत गो थ्रू कर लें और चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसमें दरमियान में एक टॉपिक जो रह जाता है वो एस्केप वेलोसिटी है, तो बस बाकी सारे के सारे आप टॉपिक कर लें एस्केप वेलोसिटी के साथ ही कर लें। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी है जो हमारे साथ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है,
वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आप ये चैप्टर देख रहे हो तो सिर्फ इसको एक दफ़ा वैसे आप थ्रो कर ले, उसको गो थ्रू कर ले कि हमारे साथ रिन्यूएबल एनर्जी में हमारे साथ बायोमास से आती है, हमारे साथ विंड एनर्जी है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए तो बाकी उसमें से कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। फिर चैप्टर नंबर 5 पर आइए। चैप्टर नंबर 5 चूँकि इसमें दो पोर्शन है। चैप्टर नंबर 5 एक हमारे साथ रोटेशनल काइनेमेटिक्स है और एक हमारे साथ इसका एक हिस्सा रोटेशनल डायनामिक्स है। और चैप्टर नंबर 5 के लास्ट पोर्शन में फिर प्लेनेटरी मोशन से रिलेटेड कुछ डिस्कशन है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी किताब में, जो हमारे सिलेबस में जो डिस्कशन किया है, तो देखिए यहाँ पर पहला जो प्रीवियस वाला हमारे साथ पीएमडीसी का सिलेबस था तो उसमें सब टॉपिक्स थी। यहाँ पर हमारे साथ सब टॉपिक्स नहीं, ड्राफ्ट में सब टॉपिक का जिक्र नहीं है। यहाँ पर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 सेम वही है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। और देखिए ये जो हमारे साथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना, ये रोटेशनल काइनेमेटिक्स से है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर इसकी यूनिट रिवोल्यूशन, डिग्री, रेडियन, फिर एंगुलर वेलोसिटी, फिर रिलेशन है लीनियर और एंगुलर का, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर जब आप देख लें तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इन फोर्स काजिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये है, लेकिन इसमें उनका जिक्र नहीं किया है। तो मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ कि ये जो चैप्टर नंबर 5 है ना, तो ये आपको कहाँ तक पढ़ना चाहिए, जहाँ हमारी किताब में टार्क इन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक है वहाँ तक इसको करिए। सेंट्रीपिटल फोर्स है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है, जो हमारे साथ बैंकिंग ऑफ रोड है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉपिक है, टार्क इन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तक ज़रूर इस टॉपिक को आप करिए। और रही बात रियल एंड एपरेंट वेट की, तो रियल एंड एपरेंट वेट जो है उसको भी आप ज़रूर करिए और उसके केसेस जो है आप ज़रूर करिए। तो बाकी जो हमारे बाकी चैप्टर से रिलेटेड डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो